Assalamu alaikum and hello to everyone. Today's topic is de facto and de jure recognition. It is the continuity of the previous lecture that we discussed, in which we discussed about state recognition. So, de facto and de jure recognition is also not a very simple phenomena, because as we have discussed that recognition of state itself is a relatively complex thing, and it is most of times, and not most of times but mainly we have seen it, that it truly depends upon the question of policy. It's not anymore a legal act, it's more kind of political and act related with the policy of the recognizing state. So let us start. De facto means that, in opinion of the recognizing state, provisionally recognized state or government possesses the requirements by international law on the ground or on factual basis. So एक चीज़ आपने अपने जहन में रखनी कि डिफेक्टो का मतलब ये है कि फैक्चुअल, यानी फैक्चुअल तौर पे ऑन ग्राउंड रियलिटी ये हो कि एक स्टेट के पास चारों के चारों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। कौन से चार इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स वो जो मोंटेविदेओ कन्वेंशन में मौजूद हैं, ठीक है, एक स्टेट के लिए, या अगर कोई गवर्नमेंट भी है तो उसके पास एक सपोर्ट हो, पॉपुलैरिटी उसके पास एक सपोर्ट हो, और वो ये समझा जाए कि हाँ इनके पास इतनी पावर है कि ये अपने मामलात को देख सके इनसाइड ऑफ द स्टेट। तो उस वक्त जो रिकग्नाइजिंग स्टेट है वो इनको टेम्पररी तौर पे या प्रोविजनली एक स्टेटस दे देती है, जिसको हम डिफेक्टो स्टेटस कहते हैं। De jure recognition is full acknowledgement. It is the full fledged acknowledgement. इस वक्त आपकी जो रिकग्नाइजिंग स्टेट है वो ये कहती है कि हाँ भाई, अब हमें पूरा यकीन है कि आप अपने मामलात को इंटरनेशनल सतह पर चला सकते हैं। सो नो मोर प्रोविजनल स्टफ, वी आर गिविंग यू फुल फ्लेज रिकग्निशन। तो ये है कि ये डिपेंड अगेन करता है कंट्री टू कंट्री पे, और इसमें जो ब्रिटिश प्रैक्टिस है वो ये है कि जो ब्रिटेन है वो ये देखता है कि जो न्यू इमर्जिंग स्टेट है या जो न्यू कोई गवर्नमेंट है इनसाइड द स्टेट, ये दोनों की बातें हो रही हैं, स्टेट की भी और गवर्नमेंट की भी, दैट दे हैव स्टेबिलिटी एंड परमानेंस, कि क्या वो इतने स्टेबल हैं और परमानेंट उनका नेचर होगा। ये क्यों ज़रूरी है, ये मैं अभी हम आगे इसको हम डिस्कस करते हैं। एंड द गवर्नमेंट शुड हैव जनरल सपोर्ट ऑफ द पीपल, यानी कि बिल्कुल कोई रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट अगर आ जाए वहाँ पे, जिसके ऊपर जिसके बैक पे पीपल, नो बडी वॉन्ट्स टू give backing to such government. For example, if through revolution or through martial law, if some dictators come up to on the national horizon and they take the charge of the government, सो जो इंटरनेशनल पावर्स हैं दे विल रियलाइज दैट ये जो न्यू गवर्नमेंट है इट विल नेवर बी स्टेबल। वाई? बिकॉज दे हैव नो परमानेंट बैकिंग ऑफ पॉपुलेशन। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द सेकंड इंग्रेडिएंट ऑफ ब्रिटिश प्रैक्टिस। एंड थर्ड वन इज द कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू फुलफिल द इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक गवर्नमेंट या एक स्टेट जो न्यूली इमर्ज्ड है उसके पास स्टेबिलिटी भी है, परमानेंस भी है वो, और उसके पास जनरल सपोर्ट ऑफ पीपल भी है, लेकिन अगर वो इंटरनेशनल जो है वो रिलेशन इस्तवार ही नहीं करना चाहती, तो फिर आप तो उसको रिकग्नाइज नहीं करेंगे, ना डिफेक्टो से ना डिजोर। तो अगर वो ये दोनों करना चाहते हैं तो उसके बाद जो पहला स्टेप आता है वो अक्सर होता है कि आप उसको डिफेक्टो रिकग्नाइज करते हैं और बाद में डिजोर करते हैं। अब इन दोनों डिजोर में डिफेक्टो में जो फ़र्क है वो भी हम आगे देखेंगे, और इसमें कितना माइन्यूट फ़र्क है, और प्रैक्टिकल इसकी हमने अभी एग्जांपल्स चेक करनी है जो कि बहुत ट्रबल सम एग्जांपल्स हैं, जब इसके जो हमने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में देखनी है। व्हेन मैटर कम्स बिफोर म्यूनिसिपल कोर्ट्स, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे है। सो सम इंस्टेंसेस द मैटर इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर than juridical. I mean, this is not about law. We are not talking here about law. याद रख ले, de jure de facto की जो concepts हैं, they are these concepts are related with political science more than the law. कि political ये basically political science के concepts हैं de jure and de facto. But at the same time, when you are studying international law, when you are studying state recognition, you need to understand the concept of de jure and de facto. And this is where political science and international law is intermingling with each other, and this happens
और हमारा जो इसमें जो अप्रोच भी है हमारा इस टॉपिक की तरफ वो थोड़ी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है. फॉर एग्जाम्पल, सोवियत गवर्नमेंट वॉज डिफेक्टो रिकग्नाइज इन 1921 एंड डिजूरे 1924. अब 1921 में भी वही गवर्नमेंट थी, 1924 में भी वही गवर्नमेंट थी, और 3 साल में जब ये रेवोल्यूशन आया था सोवियत यूनियन में, उस वक्त वो लेनिन का जो रेवोल्यूशन था, और जिसके बाद ये सारे वो उससे पहले जो बहाद बादशाह थे उसको ओवरथ्रो किया गया. तो उससे पहले जो पिछली गवर्नमेंट थी 1920, यानी अब ये देखें, आप देखें 1921 से 1924 के दरमियान का जो पीरियड है, इसमें इंग्लैंड ने इनको तो डिफेक्टो मान लिया, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने डिजूरे माना. तो अब देखिए, दिस इज़ वेरी कम्प्लेक्स सिचुएशन नाउ, बिकॉज इन 1921 एक्चुअल ऑन ग्राउंड जो है वो तो ताकत जो थी वो न्यू रेवोल्यूशनरीज के पास थी, लेकिन उनको आप डिफेक्टो स्टेटस दे रहे, जिनके पास एक्चुअल पावर है, और जिनके पास ओरिजिनल पावर है जो कि अब मौजूद ही नहीं है ऑन द ग्राउंड, उनको आप जो है वो दे रहे हैं डिजूरे इफेक्ट. तो अब ये कम्प्लेक्स फिनोमिना है. अब इसके ऊपर एक केस भी है जो हम अभी आगे स्टडी करेंगे. दिस अदर पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज रिट्रोएक्टिव इफेक्ट. रिट्रोएक्टिव इफेक्ट का मतलब बेसिकली ये है, ये ऊपर 1921 1924 वाली एग्जांपल ही आप देख लें कि अब अगर 1924 में आपने उसको रिकग्नाइज कर लिया, तो इससे पहले जो 1921 से 1924 तक जो उस गवर्नमेंट ने काम किया, क्या आप उसको रिकग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे? ये है बेसिक सवाल. तो इस सवाल का जवाब यही रिट्रोएक्टिव फैक्ट में है कि यस, आप उनको रिकग्नाइज कर लेते हैं, क्योंकि सब्सिक्वेंटली जब आपने एक चीज़ को रिकग्नाइज किया तो आपने जो उसके किए हुए पुराने काम हैं उनको भी रिकग्नाइज करना होता है. तो ये एक प्लेन इसकी एक आप समझ लें कि वो है, यानी यू हैव टू accept all the deeds, all the works that was done by that state dating back to its actual inception, whether it's de jure or de facto. अगर डिफेक्टो भी आपने उसको 1921 में आप जब आपको पता चल गया कि एक स्टेट का उसके वो मौजूद है, पावर से मौजूद है, तो आपने अगर सब्सिक्वेंटली उसको एक्सेप्ट किया, तो सब्सिक्वेंट से पीछे जितने उसने काम किया आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेंगे, अगर उन कामों का असर होता है फ्यूचर पे. तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट है. Transactions with the de facto government are binding on that foreign state and can't be repudiated by subsequent change. So what happens, for example, एक मुल्क में डिफेक्टो स्टेट, एक स्टेट में डिफेक्टो गवर्नमेंट आ जाती है, जो पेरेंट गवर्नमेंट है वो साइड लाइन हो जाती है. आपके मुल्क ने उस मुल्क के साथ अपने मामलात चलाए, आपने वहाँ पे कोई ट्रेडिंग की या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस आपने की. सब्सिक्वेंटली अगर जो नई गवर्नमेंट आती है और वो पुरानी गवर्नमेंट को जो है वो ख़त्म कर देती है, तो नई गवर्नमेंट आके ये नहीं कह सकती कि भी देखिए जी, पिछली गवर्नमेंट को तो आपने डिफेक्टो तौर पे रिकग्नाइज किया था, हम उनके लिए हुए कर्ज़ों को, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, हम उनके लिए हुए कर्ज़ों को नहीं मानेंगे. नो, यू डिफेक्टो गवर्नमेंट और डिजोरे गवर्नमेंट, यहाँ पे आप देखें कि कितनी बारीक लाइन है दोनों में, कि इंटरनल मैटर्स में दोनों डिजोरे डिफेक्टो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है. लीगल इफेक्ट्स ऑफ नॉन रिकग्निशन, हाँ, लेकिन नॉन रिकग्निशन का इफेक्ट है, और वो ये है कि देयर कैन बी नो फाइलिंग ऑफ सूट्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक स्टेट को रिकग्नाइज ही नहीं किया, तो वो आपके मुल्क में आके उसको सूट फाइल नहीं कर सकती. डिफेक्टो डी ज्यूरी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ रिकग्नाइज ही नहीं किया अगर आपने, और रिकग्नाइज ना करेंगे तो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी नहीं हासिल होगी. लेकिन फिर ये दोनों के लिए होगी, जो रिकग्नाइजिंग है और जो रिकग्नाइज नहीं कर रही वो भी फिर उधर नहीं भेजेगा, ज़ाहिर बात है. एंड देन नॉन एंटाइटलमेंट टू गेट बैक द प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, इफ जब एक स्टेट जो न्यू टेरिटरी पे आई और जो पुरानी टेरिटरी थी, या आप न्यू गवर्नमेंट कर लें, न्यू गवर्नमेंट डिफेक्टो आई, रेवोल्यूशन के तहत आ गई, किसी भी तरीके से आ गई, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या किसी भी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के नॉर्म्स के खिलाफ है, हम आगे इसको तफसील से पढ़ेंगे भी. तो जो रिकग्नाइजिंग स्टेट है, अगर उस स्टेट के अंदर जो रिकग्नाइज नहीं कर रही स्टेट, उसकी बात करूँ, उस स्टेट के अंदर अगर पिछली गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है, तो जो नई गवर्नमेंट आई है जिसको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, वो उसको क्लेम नहीं कर सकती. लेकिन एट द सेम टाइम अगर उस जगह पे उस जो पुरानी जो स्टेट है, जो जिसने पिछली गवर्नमेंट को रिकग्नाइज किया था, उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो फिर वो भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे. तो ये देख लें आप कि ये एक बड़ा एक सर्कल है. अगर आपने रिकग्नाइज नहीं किया तो अगला भी आपको रिकग्नाइज नहीं करेगा. तो जो मसाइल आप उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं, वही मसाइल आपके लिए भी क्रिएट होंगे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी उस जगह पे वाकई है.
Now comes the case laws. These are very interesting case laws. Bank of Ethiopia versus National Bank of Egypt. It is one of the landmark case I should say, और मैंने इसको इसीलिए सिलेक्ट किया है. इस केस में हुआ इस तरह था कि नेशनल जो बैंक ऑफ इथियोपिया था वो उस वक्त 1936 में इटली ने जो है वो इथियोपिया पे कर लिया था कब्जा. मैं ब्रीफ आपको फैक्ट्स बता देता हूँ. इस पे जब उसने कब्जा किया तो उसके बाद, लेकिन उस कब्जे से पहले जो बैंक जो इथियोपिया की जो अपनी जो एम्पायर थी, इससे पहले उनका नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट के साथ जो भी उनका कोई मुआहदा था, तो उस मुआहदे के तहत उन्होंने ये कहा जी कि हमें पे बैक किया जाए, हमें जो हमारा डेट है वो हमें रिकवर, जो डेट है वो पे बैक किया जाए. एंड दैट वाज एक्चुअली रिगार्डिंग मनी. बैंक ऑफ इथियोपिया वाज डिमांडिंग मनी फ्रॉम नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट. अब बैंक ऑफ इथियोपिया जिस मुल्क का बैंक था, वो मुल्क तो अब उस मुल्क में तो इटली कब्जा कर गया. लेकिन अब इसमें जो हकीकतन बात ये थी कि उस वक़्त इटली को इन्होंने सिर्फ डिफेक्टो तौर पे माना था, डिजूरे तौर पे नहीं माना था. तो जब इन्होंने ये केस किया तो उस वक़्त इन्होंने यही कहा कि भाई आप तो ख़ुद उनको डिफेक्टो मान रहे, डिजूरे नहीं मान रहे. तो यहीं भी यही हेल्ड हुआ था कि डिजूरे बेशक हम उनको मान रहे थे, लेकिन हकीकत यही थी कि फैक्चुअल तौर पे ऑन ग्राउंड उनके पास पावर्स नहीं थी. ठीक है, इसलिए जो ऑर्डर्स ऑन ग्राउंड जिस अथॉरिटी ने दिए हैं उन्हीं को माना जाएगा. तो यहाँ पे आप ये समझ लें कि जो इंटरनल जो है वो इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल यानी एक स्टेट का जो इंटरनल अगर कोई मसला है तो वो तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो रहा, चाहे वो डिजूरे है डिफेक्टो. असल चीज़ ये देखी जाएगी कि ऑन ग्राउंड उस वक्त पावर किसके पास थी. इससे ये भी जाहिर होता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि आप उस मुल्क को डिजूरे मानते हैं या डिफेक्टो मानते हैं. हकीकत फिर वही देखी जाएगी कि ऑन ग्राउंड क्या है सिचुएशन. सेकंड जो केस लॉ है लूथर वर्सेस सागो, ये 1921 में था. लूथर बेसिकली एक कंपनी थी जिन्होंने जो रशियन एम्पायर ने 1898 में इसको इनसे वो किया था, इनकॉर्पोरेट किया था. लेकिन जैसा अभी आपने पहले पढ़ा है कि 1921 में तो डिफेक्टो गवर्नमेंट आ चुकी थी वहाँ पे. तो जब डिफेक्टो गवर्नमेंट वहाँ पे आई तो उस वक्त जो है इन्होंने जी केस कर दिया. जो डिफेंडेंट था उसने केस ये किया इंग्लैंड में कि भाई इन्होंने मेरी जो कंपनी थी उनको नेशनलाइज कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिज्म आ गया था. नेशनलाइज कर दिया तो आपके मुल्क में के साथ अब ये डील कर रहे हैं, और इन्होंने आपके मुल्क में यानी कि जो माल भेजा है हमें वो माल दिया जाए वापस, मुझे वो माल दिया जाए क्योंकि मेरा नुकसान है, और क्योंकि आपने इसको डिफेक्टो माना है. लेकिन अब हुआ ये कि जब इंग्लैंड में जब ये केस किया गया तो उन्होंने यही बात की कि देर शुड बी नो डिफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ इंटरनल एक्ट ऑफ स्टेट वेदर रिकग्नाइज डिजूरे डिफेक्टो. कि भाई हमने बेशक इसको डिफेक्टो माना था उस वक्त, लेकिन ऑन फैक्ट ऑन ग्राउंड पावर्स उनके पास थी, और जिस चीज़ की आप बात कर रहे हैं वो चीज़ अब एक स्टेट की है. बेशक हम उसको डिजूरे फ़िलहाल नहीं मानते, लेकिन डिफेक्टो तौर पे भी इंटरनल मैटर्स एक ही जैसे हैं. हालांकि उस वक्त जब ये फैसला हुआ उस वक्त इन्होंने इसको डिजूरे मान लिया था, लेकिन जब ये मामला हुआ था उस वक्त वो डिफेक्टो थे. अब ये एक बड़ा कम्प्लेक्स फिनोमिना आ जाता है कि जब आपने एक गवर्नमेंट को डिफेक्टो माना हुआ है और एट द सेम टाइम दूसरी गवर्नमेंट को आपने डिजूरे माना हुआ, क्योंकि कई दफ़ा इस तरह हुआ, जिस तरह भी आपको रशिया की मिसाल दी कि एक टाइम पे आप एक गवर्नमेंट को डिफेक्टो मान रहे हैं जो उधर मौजूद है, और डिजूरे उसको मान रहे हैं जो बाहर है. तो लॉर्ड एटकिन ने एक प्रिंसिपल दिया था, उसने कहा था प्रिंसिपल ऑफ इनएडमिसिबिलिटी. इसमें यह कहा था कि जब दो स्टेट्स में, जब एक ऐसी स्टेट जो हालत जंग में ना हो और वो किसी एक स्टेट के अंदर किसी दूसरी यानी कि एक दूसरी स्टेट के अंदर एक गवर्नमेंट को डिजूरे मान रही हो और दूसरे को डिफेक्टो मान रही हो, तो वो अपने जो मामलात हैं, जो उनके लोकल मामलात हैं, उनको उस नॉन बेलिगेंट स्टेट में ना लेके आया करें, क्योंकि इससे ऑफकोर्स उनके लिए प्रॉब्लम पैदा होती थी कि उनके रिलेशंस एक के साथ ख़राब होंगे, वो तो दूसरे के साथ ठीक होंगे, दूसरे के साथ ठीक होंगे तो एक के साथ ख़राब हो जाएंगे. तो ये एक जो सर्कल है, ये हम उसी की बात कर रहे हैं. Okay, then comes difference between de facto and de jure recognition. As to withdrawal, de facto recognition again याद रखें एक प्रोविजनल होती है. आपने बेसिकली परमानेंस देखनी होती, क्या वो इस दौरानिए तक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे. जिस तरह कि तालिबान की गवर्नमेंट थी जो कि अफ़गानिस्तान में थी, तो उसको कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि डिफेक्टो माना भी था कुछ स्टेट्स ने, और कुछ ने बिल्कुल उसको रिकग्नाइज़ करने से इनकार करते. लेकिन
और बाद में हमने देखा कि द गवर्नमेंट वाज ओवरथ्रोन बाय एंड जो प्रेसिडेंसी वहाँ पे जो वहाँ पे मामलात आगे चले। तो बहरहाल इट इज़ एज टू विदड्रॉल एज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ये है कि डिजोरे के साथ तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन डिफेक्टो के साथ उस लेवल पे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं होती, लेकिन काउंसलर के हद तक चेंजेस होती रहती हैं इवन डिफेक्टो में भी। क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी का ये है कि जो डिफेक्टो स्टेट है वो क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी उस तरह से नहीं कर सकती जिस तरह से डिजोरे करती है। लेकिन अगेन ये बात इधर भी क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी की बात आएगी। मैं हम आगे कहीं पढ़ेंगे कि मैंने कई ऐसे केस लॉज मौजूद हैं जिसमें डिफेक्टो को उन्होंने वापस की प्रॉपर्टी, डिजोरे को प्रॉपर्टी वापस नहीं की। तो बहरहाल ये तीनों जो अब ये हैं जो आपने ये इंस्टेंसेस देखी हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड इज सिचुएशन अगेन आई एम टेलिंग यू इज अ वेरी मच डिफरेंट. So when it comes to recognition, political and diplomatic relations, also trade and vested interests are priority for sure. ये सारी डिबेट से आपको समझ में आ गया होगा. De facto recognition is mostly a step towards de jure, and non-recognition does not mean no relationship at all. याद रख लें, नॉन रिकग्निशन, अगर आपने किसी को रिकग्नाइज नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते. जब तालिबान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं किया था तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो उनसे गुफ्त शनीद नहीं करते थे, क्या वो उनसे बातें नहीं करते थे, क्या वहाँ पे उनकी एम्बेसीज नहीं थी, क्या उस वक्त अफगानीज जो थे वो अमेरिका या दूसरे मुल्कों में नहीं जाते थे, नहीं जाते थे. तो ये आज का टॉपिक था हमारा. आई होप दैट दिस होल डिबेट है इज़ अ बिट क्लियर टू यू, एंड बिकॉज ये काफ़ी एक दिलचस्प तो है और काफ़ी ट्रिकी टॉपिक था ये आज का, डी ज़्यूरे एंड डी फैक्टो का और स्टेट रिकग्निशन एज अ होल. अगर आप इस सारे फिनोमिना को देखें तो बहरहाल अभी इसी स्टेट रिकग्निशन में गवर्नमेंट की रिकग्निशन स्पेशली, और इसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं दैट आर स्टिल मिसिंग. वी विल डिस्कस इट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप टू सी यू अगेन इन दैट वीडियो जिसमें हम इस नेक्स्ट फिनोमिना का जिक्र करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच.